नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की जो राजनीतिक विज्ञान की जो हमारी पुस्तक है उसके प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखते हैं। प्रथम अध्याय हमारे प्रथम अध्याय है और इसमें देखिए ये आपको एक लाइन लगी हुई दिखाई दे रही है ना। ये पंक्ति देखिए क्यों लग रही है, ये हम नीचे देखते हैं। ये नाम है छोटे लाल किसान, मंजीत कौर क्या है शिक्षिका, तेजा सिंह क्या है व्यापारी, गिरीश राव क्या है छात्र और कांता देवी घरेलू कामगार, सुजाता कुमारी घरेलू कामगार। यानी ये अलग अलग जो एक तरह से कामों को करने वाले व्यक्तियों की एक तरह से लाइन लग रही है। अब हम देखते हैं लाइन लग क्यों रही है। ठीक है, चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही हैं। यानी अब हमको समझ आया कि ये जो लाइन लगाई गई है, पंक्ति लगाई गई है, क्यों लगाई गई है, क्योंकि ये वोट डालने एक तरह से मत डालने के लिए आए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रथम अध्याय हमारा कौन सा है, समानता। क्या नाम है, समानता। ठीक है, तो देखिए इधर कुछ बातचीत इनकी है जो हम पढ़ लेते हैं एक बार। कितनी अच्छी बात है ना सुजाता कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जाता है, प्रजातांत्रिक सरकार का गठन किया जाता है, इसमें सबको समान मताधिकार देने का हक है ना। चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे शिक्षित है, चाहे अशिक्षित है, चाहे नौकर है या बेरोजगार है। तो ये कहने का भाव है कि सबको समान मताधिकार देने का यहाँ पर अधिकार है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रही हैं, चल कांता अब तेरी बारी आ गई है ना। सुजाता कांता से कह रही है कि चल अब मत देने की तेरी बारी आ गई है। मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन का वादा किया है। यानी इनकी सोच देखिए, ये सोच रही हैं और बता रही हैं कि मैं तो उसको वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में यानी गांव में चाहे पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। यानी एक तरह से चुनाव के समय जो प्रतिनिधि जो होते हैं जिनको हम चुनते हैं वो बहुत सारे वादे कर देंगे, मैं आपको पानी की नल बिजली की व्यवस्था कराऊंगा। तो ये उसी बात को लेकर कह रहे कि जो हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का काम करेगा हम तो उसको वोट देंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। देखिए प्रथम जो अध्याय हमारा क्या है, समानता। ठीक है, हमने देख लिया है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्य प्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। ठीक है, इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे। यह क्या है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्यों है और भारत में सब समान हैं या नहीं। ठीक है, हम कांता की कहानी से चर्चा आरंभ करते हैं। ठीक है, तो ये समानता के बारे में एक तरह से हमको जानकारी प्राप्त करनी है और ये हम पढ़ चुके हैं है ना कि सभी एक लाइन में लग करके वोट डालने जा रहे हैं। ये देखिए लाइन ये दिखाई दे रही है हमको। कुछ देर बाद में आना जी नमस्ते। ठीक है, गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम कराऊं और उनसे कुछ पैसे उधार लेकर के आती हूँ। ये दोनों आपस में बातचीत कर रही हैं, सुजाता और कांता। ठीक है, देखिए घर पर यह ले यह पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और मैं जब शाम को लौटूंगी तो अपन अस्पताल चलेंगे। ठीक है, अपनी बेटी से कह रही है ना कि ये पी ले, तब तक कुछ आराम मिल जाएगा और शाम को अपन कहाँ चलेंगे, अस्पताल। ठीक है, देखिए गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, इस बस्ती में तो कहीं साफ़ सफाई होती नहीं है। यानी चर्चा कर रही है कि बीमार होने का कारण क्या है कि यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं होती है। ठीक है, देखिए मताधिकार की समानता। अब बात आ गई किसकी, मताधिकार की। ठीक है, कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। यानी कांता के साथ जो लाइन में मत देने के लिए, वोट डालने के लिए जो लोग खड़े हैं उन्हें हमें देखना है ना।
जो उनके साथ लाइन में खड़े हैं, कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है, यानी जो उनका मालिक है जहाँ वो नौकरी करती हैं अशोक जैन, वो भी उसी लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, ठीक है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो और शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ पर सबको समान मत देने का अधिकार है, ठीक है, वे गरीब हों या अमीर। इसे जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, यानी कक्षा 6 की जो पुस्तक हमारी है राजनीतिक विज्ञान की, उसमें हमें लोकतंत्र के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल कर चुके हैं, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है और यह भी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है, यानी लोकतंत्र के लिए आवश्यक पहलू यानी आवश्यक बात है, जरूरी है, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, यानी समानता के विचार पर टिका हुआ है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, एक वोट देने का अधिकार है या हकदार है, ठीक है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है, यानी उसको बहुत उत्सुकता हो रही है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है। जिन लाइन में जब उसने सबको लगे हुए देखा तो इस बात की उसे खुशी हो रही है कि हम यहाँ पर सब बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि उन सबके पास एक ही वोट है। ऐसा नहीं है कि पैसे वाला है या शिक्षित है वो 2 वोट डाल दे और अनपढ़ को या एक तरह से जो गरीब है उसको 1 वोट डालने का अधिकार हो, ऐसा नहीं हो, सबको एक मत देने का अधिकार है, ठीक है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता है कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है, लेकिन जब जैसे जैसे दिन ढलता है तो जो कांता है उसके मन में, उसके दिल में समानता का जो वास्तविक अर्थ है उसके बारे में शंका एक तरह से वहम होने लगता है, ठीक है। क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी, यानी ऐसी कौन सी जो बात है जिसने कांता के मन में यह शंका पैदा कर दी कि क्या सभी समान हैं, ठीक है। आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें, यानी उसका जो जीवन कैसे गुजर बसर कर रही है, उसकी जो दिनचर्या है, दैनिक कार्य हम उनको देखते हैं, ठीक है। वह एक झोंपड़पट्टी में रहती है, यानी कच्चे घर में, मकान में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है ना। उसकी बेटी बीमार है परंतु वह अपने काम से एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, यानी एक तरह से जो चुनाव की लाइन जो होती है उसमें और अस्पताल के सामने जो लाइन लग रही है उसमें काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं, यानी गरीब लोग जो हैं, इस कहना चाह रहा है कि गरीब जो लोग हैं वो कहाँ जाते हैं, सरकारी अस्पताल में, ठीक है। उनकी लाइन लगी है, पैसे वाले इस लाइन में कोई भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है। यही कारण है कि गरीब और अमीर में देखिए हर जगह अंतर होता है, ठीक है, सभी जगह उनको समान अधिकार नहीं मिल पाते। अन्य प्रकार की असमानताएं, यानी जो असमानता हैं कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं, यानी भारत हमारा एक लोकतंत्र देश है और इस देश में रहने वाले बहुत से लोगों में से कौन है, एक क्या है, कांता, ठीक है, और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, यानी मत देने का अधिकार उनको प्राप्त है, ठीक है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं, यानी जिनका जो दैनिक जीवन है, जीवन जीने की जो पद्धति है ना, और जो कार्य करने की जो स्थितियां हैं, कार्य जो उनके हैं वो भी अलग अलग हैं। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है, कि केवल एक यही कारण नहीं है कि वो निर्धन है, इसके अलावा भी बहुत से कारण हैं, बहुत से पहलू हैं जिनके कारण उनमें असमानता दिखाई देती है या असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आज से हम निम्नलिखित 2 कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं और भारत में होने वाली
विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती हैं। यानी कुछ बातों के द्वारा, कुछ कहानियों के द्वारा हम इन असमानताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। यानी जाति, जो हमारे जातिगत जो व्यवस्था भारत में विद्यमान है, उसके द्वारा भी यहाँ पर असमानता विद्यमान है। ठीक है, यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। यानी लेखक कहना चाह रहा है कि अगर आप गांव में रहते हैं ना, तो वहाँ गांव में यह स्थिति होती है कि छोटी उम्र में ही हमको यह अनुभव हो जाता है कि हम उच्च जाति से हैं या निम्न जाति से, है ना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर छुआछूत और भेदभाव बहुत अधिक देखने को मिलता है। यदि आप भारत के किसी शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते। यानी गांव में एक तरह से देखा जाए तो असमानता अधिक दिखाई देती है, छुआछूत जो है अधिक दिखाई देती है, लेकिन शहरों में ये भावना कम दिखाई देती है। ठीक है, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। यानी हमारी जो सोच ऐसी होती है कि शहरों में एक तरह से असमानताएं जाति को लेकर के कम होती हैं, तो इस बात को देखिए, इस तरह से हम देख सकते हैं कि समाचार पत्र के एक वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए। जो विज्ञापन निकाले जाते हैं, एक तरह से वैवाहिक विज्ञापन एडवर्टाइज जो समाचार पत्रों में निकाले जाते हैं, तो उसको आप देखेंगे और पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी जो भारतीय जो लोग हैं, उनके दिमाग में भी जातिगत जो व्यवस्था है कितनी महत्वपूर्ण हमको दिखाई देती है। ठीक है, देखते हैं इधर जो विज्ञापन दिए हुए हैं अखबार के, इनको हम देखते हैं। कुर्मी क्षत्रिय 26/5/20 बीएससी माइक्रोबायो एमएससी बायोटेक बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर प्राइवेट कॉलेज हेतु सजातीय वर्ग चाहिए। यानी देखिए इसके पास कितनी डिग्रियां हैं, शिक्षा की जो डिग्रियां इसने ले रखी हैं एक तरह से, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, हेतु सजातीय वर्ग, यानी इसी क्या जाति का वर्ग इसको चाहिए। ठीक है, ब्राह्मण जिजोदिया बुंदेलखंडी ब्राह्मण, ध्रुव कौशल गोत्र 30/5 गौर वर्ण MA 3 विषयों में एवं अन्य डिप्लोमा कोर्स कन्या हेतु वर्ग चाहिए, सर्व ब्राह्मण मान्य। देखिए यहाँ पर भी हमको जो इतने शिक्षित होते हुए भी हमें यहाँ पर जातिगत जो मतभेद है वो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अगली कटिंग देखिए, तोमर राजपूत 30/5/9 मैकेनिकल इंजीनियर सुजलान पुणे हेतु सेवारत उच्च तकनीकी अर्हता प्राप्त राजपूत कन्या चाहिए। ठीक है, दूसरा देखिए उम्र 23, कद देखिए 5 फुट 3 इंच, स्लिम गोरी, BE कंप्यूटर साइंस छत्तीसगढ़ी अग्रवाल कन्या के लिए स्वजातीय मैचिंग वर्ग चाहिए। तो यानी इस जो ये दिए गए हैं, इनसे हमको एक तरह से स्पष्ट हो रहा है कि हमको यहाँ पर भी जातिगत जो मतभेद हमारे समाज में विद्यमान हैं उनको हम देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत में सामान्य प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था, है ना। तो ये हमने पढ़ लिया यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के बारे में। ठीक है, आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में पढ़ें। यानी स्कूल में भी किस तरह से जातिगत मतभेद किए जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, दलित जो बच्चा है उसके बारे में उसने जो अनुभव प्रस्तुत किए हैं। दलितों के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, है ना। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। यानी इस बात को प्रदर्शित करना चाहते हैं, समाज के सामने रखना चाहते हैं कि जिस प्रकार से पहले उनके साथ भेदभाव हर क्षेत्र में किया जाता था, आज भी वो भेदभाव मौजूद है। ठीक है, देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 से 2013 एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। यानी क्या हैं, लेखक हैं। और कौन है, दलित। ठीक है, अपनी आत्मकथा जूठन, उन्होंने एक आत्मकथा लिखी है, क्या है, जूठन।
उसमें वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं देखिए, स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था। यानी उन्होंने लिखा कि जब हम स्कूल जाते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो स्कूलों में इस तरह जाति व्यवस्था थी, वहाँ पर छुआछूत इस तरह विद्यमान थी कि हमें स्कूल में दूसरे जो अन्य जो बच्चे थे उनसे दूर बैठना पड़ता था, वह भी ज़मीन पर। कहाँ बैठते थे? ज़मीन पर, ठीक है। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। यानी एक तरह से सबसे अंत में उनका बैठने का नंबर आता था, और इतना दूर होता था कि वहाँ से ब्लैक बोर्ड पर जो अक्षर लिखे जाते थे वो साफ उनको दिखाई नहीं देते थे, ठीक है। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे जो अध्यापक, जो व्यक्ति थे, या ये ऐसे कहें जो उच्च वर्ग के जो छात्र थे, वो कभी कभी पिटाई भी कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधान अध्यापक जी ने ओम प्रकाश से स्कूल को खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा, ठीक है। वो लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था। यानी उन्होंने बताया कि जब कक्षा 4 में पढ़ते थे तो विद्यालय के जो प्रधान अध्यापक थे उन्होंने मेरे से कहा कि जो ये खेल का जो मैदान है इसमें आप झाड़ू लगाइए। तो ये ओम प्रकाश जो वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि वो मेरे कद से, एक तरह से मेरे वजूद से लंबा चौड़ा बहुत अधिक मैदान था, यानी मेरे से बहुत कई गुना बड़ा वो मैदान था। मैं उसको साफ़ करने में असमर्थ था, ठीक है, जिसे साफ़ करने में मेरी कमर दर्द करने लगी थी। यानी इतना अधिक थक गया कि मेरी कमर जो है उसको साफ़ करते करते दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिर अट गया, यानी इतनी धूल उड़ी कि चेहरे और सिर में धूल ही धूल हो गई। मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था, ठीक है। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाज़ों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। यानी इतना भेदभाव वहाँ पर विद्यमान था। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही, और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़ के स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर, यो यहीं पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यो यहीं नहीं, इसके बाद और भी आगे पढ़ेगा, ठीक है। तो एक तरह से ये बताया गया कि हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हर जगह जातिगत व्यवस्थाएं हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।